जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकुश चौधरी। आशा करता हूं आप सभी लोग भी कुशल मंगल होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं सर, आप सब लोग जानते हैं, आज हम फिर से एक धमाकेदार टॉपिक के साथ इस क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। और ये टॉपिक इस तरह का टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं और बहुत आसान है। और हम इसको आज और आसान बना के पढ़ने वाले, क्योंकि इस टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा, इतने ही पॉइंट बताए जाएंगे जो सिर्फ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम कोई भी होगा, किसी भी लेवल का आप एग्जाम देने जाएंगे, इससे ज्यादा कभी भी किसी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। तो चलिए आज हम इस धमाकेदार टॉपिक के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज इस टॉपिक की शुरुआत हो रही है रेगुलेटिंग एक्ट से। देखिए, अगर हम भारत के संवैधानिक विकास की बात करते हैं, जब ये एक्ट बनाए गए, जब यहाँ पे अंग्रेज थे हमारे देश में, तो कुछ एक्ट हमारे देश में पारित किए जा रहे थे। और वो जो पारित किए जा रहे थे, और समस्या क्या होती है कि हम लोगों ने वो सब चीजें पढ़ी है, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, चार्टर एक्ट पढ़ा, इंडियन एक्ट पढ़ा, बट हमें इनके डिफरेंस तक नहीं पता होता है। और रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश राज के अंदर कितने एक्ट थे, भारत अधिनियम के अंदर क्या था, कुछ चीजों का भी हमें नहीं पता होता है। तो आज हम इसको बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, तूफान मचाते हुए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम बात करते हैं भारत के संवैधानिक विकास की, तो भारत के संवैधानिक विकास में जो एक्ट बनाए गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम, ये ब्रिटिश संसदीय अधिनियम है जो 1773 से 1853 के बीच बनाए गए। देन उसके बाद ब्रिटिश राज के शासनाधीन पारित अधिनियम। और अगर मैं आपसे बात कहूं कि ब्रिटिश राज के अंदर जो एक्ट आए, अधिनियम आए, वो 1858 से आए। और 1858 से आने की उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह सिर्फ एक वजह थी, क्योंकि 1857 में भारत में रिवोल्ट हो गया था। और अब यहाँ पे भारत पे ब्रिटिश ताज के अंडर की जो भी अधिनियम आए 1858 से, इसलिए जो भी अधिनियम आए वो ब्रिटिश ताज के अंदर आए। तो आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। इसमें डिफरेंस आज मैं आपको बताऊंगा कि रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि आपने बहुत सारी क्लासेस की होंगी इधर उधर और बहुत सारे टीचर से आप लोग पढ़े भी होंगे, और हो सकता है कि बहुत सारे अध्यापकों ने आपको डिफरेंस भी आज तक क्लियर ना किया हो। पर जब तक आपको डिफरेंस क्लियर होगा नहीं, तब तक आपको पता चलेगा नहीं कि होता क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों बनाया गया? देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट वह अधिनियम है जिसका उपयोग भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने के लिए किया गया। अब आपको सिंपल हो जाएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट वह एक्ट है जिसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए प्रयोग किया गया। ठीक है, अब इसके बाद एक एक्ट आता है, चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट में होता क्या है? चार्टर एक्ट इसलिए किया गया क्योंकि इस चार्टर एक्ट की वजह से भारत में कंपनी का जो शासन है उसको बढ़ाया गया। ठीक है, कंपनी के शासन को निश्चित समय के लिए बढ़ाने के लिए किया जाता है। दूसरी वजह क्या है? इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बनाया और एक वाणिज्य निकाय के रूप में इसकी गतिविधियों को रोक दिया। इसने क्या किया? चार्टर एक्ट ने कंपनी का जो भी दायरा था, जो भी उसका समय था, उस समय को उसने बढ़ा दिया। दूसरा, इसने उनके जो प्रशासनिक कार्य थे, प्रशासनिक कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाया, और जो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वाणिज्यिक कार्य थे उनको गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, मुझे नहीं लगता अब आपको रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट में कोई अंतर ना समझ में आया हो। इसके बाद, और देखो दोस्तों, ये स्लाइड इसलिए बनाई जाती है क्योंकि जब क्लास हो उस समय आप अपने पेन कॉपी लेके ना बैठे, और जब स्लाइड को ओपन किया जाता है तो आप उसका अपने फोन से, क्योंकि आजकल सभी लोग फोन यूज करते हैं, तो आप उससे इसको क्लिक भी कर सकते हैं, जिससे आपका जो समय लिखने में व्यतीत होता है उससे आप अध्यापक की बात सुनेंगे तो चीजें और आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो आज हम बात कर रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हो रहा है? इसमें हमारे 4 पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको और अपनी सभी क्लासेज में मैं आपको सिर्फ वही पढ़ाऊंगा जो सिर्फ इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत लंबे एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबी परिभाषाएं पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा पढ़ना है, निश्चित पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, जिससे आपका सिलेक्शन में काम आए।
ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ 1773 में, बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद कार्यकाल 5 वर्ष, प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग, उसके लिए एक 4 सदस्यीय परिषद बना दी गई और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था हमारे यहाँ पे, वारेन हेस्टिंग थे, ठीक है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, सह परिषद गवर्नर जनरल को फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक व असैनिक के शासन अधिकार दिए गए, ठीक है। और 1774 में देखिए 1773 में हुआ क्या, 1773 में सबसे इंपोर्टेंट है 1773 आने से हम जो कोर्ट की स्थापना हुई, 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। और ये जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना का जो क्वेश्चन आता है कि भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के आधार पर की गई, वो की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इससे अलग एक चीज और इंपॉर्टेंट, इसमें क्या किया, इस एक्ट ने क्या किया, इस एक्ट ने कंपनी के जो भी कर्मचारी थे उनको बोल दिया कि भाई साहब आप अपना कोई निजी व्यापार नहीं करेंगे और ना ही आप भारतीयों से उपहार लेंगे, क्योंकि इन्होंने उपहार पे प्रतिबंध लगा दिया इस एक्ट से, ठीक है। इतना शायद आपको समझ आ गया होगा। इसमें इंपॉर्टेंट है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, फर्स्ट। सेकंड, 1774 में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई 1773 एक्ट के बाद हुई। और फाइनल, कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार लेने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1774। इसकी अगर हम बात करते हैं, इसमें एक पॉइंट इंपोर्टेंट है, कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया। इससे मतलब है कि कंपनी का इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या कि कंपनी के राजनीतिक, देखिए एक कार्य है राजनीतिक कार्य जिसमें आप राजनीति कर रहे, दूसरा कार्य हो गया आपका व्यापारिक जिसमें आप व्यापारिक भी कार्य कर रहे। तो इस एक्ट ने क्या किया कि कंपनी के राजनीतिक कार्य अलग कर दिए और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई साहब आप राजनीतिक और व्यापार एक साथ नहीं करोगे, आप दोनों अलग अलग कीजिए, ठीक है। तो इनका पृथक्करण कर दिया गया। फिर उसके बाद एक एक्ट और आता है, चार्टर एक्ट 1786। चार्टर एक्ट 1786 में क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था चार्टर एक्ट में क्या हो रहा है। चार्टर एक्ट में कंपनी का शासन के निश्चित समय को बढ़ा दिया गया, शासन का जो समय था उसको बढ़ा दिया गया। दूसरा, इसने क्या बोला कि प्रशासनिक निकाय के रूप में बनाया और एक वाणिज्यिक निकाय में, प्रशासनिक निकाय को इन्होंने सिक्योर करके और वाणिज्यिक कार्य से इनको गतिविधियों को समाप्त कर दिया। तो अगर आपको चार्टर एक्ट की एक इतनी सी परिभाषा याद रहेगी कि कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को बढ़ाया गया और वाणिज्यिक कार्यों को समाप्त कर दिया गया, और यहाँ पे क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कार्यभार है, जो उसका समय है, उस समय को बढ़ाया गया, तो चार्टर एक्ट है। तो उससे आपकी बहुत सारी चीजें इजी हो जाती है। चलिए फिर से हम अपनी स्लाइड पे चलते हैं। अब चार्टर एक्ट 1786 में क्या होता है, चार्टर एक्ट 1786 में होता है गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान कर दी गई। देखिए 1773 में क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। और 1786 में क्या हो रहा है, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान कर दी गई है। अब गवर्नर जनरल की शक्तियां और बढ़ा दी गई है, और ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम किसको मिले, कौन था फर्स्ट, गवर्नर जनरल। ये दोनों अधिकार जब ये एक्ट आया उस समय अधिकार दोनों किसको मिले, और ये पूछ लिया जाता है अक्सर आपसे, ये अधिकार मिलते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को। देन इसके बाद नेक्स्ट एक्ट आता है चार्टर एक्ट 1793। इसमें क्या होता है, चार्टर एक्ट, जैसे कि अभी हमने चार्टर एक्ट की जब परिभाषा पढ़ रहे थे उसमें दिया गया था, क्या दिया गया था कि कंपनी का जो कार्य का समय था उसको बढ़ा दिया गया, एक निश्चित समय के लिए बढ़ा दिया गया। और यहाँ पे वही हुआ 1793 में, इसने क्या किया, कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अगर आप लोगों के रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट की परिभाषाएं याद हो जाती है, और रेगुलेटिंग एक्ट किस लिए आया और चार्टर एक्ट किस लिए आया, तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें सरल लगने लगेंगी, क्योंकि हमें आपको सरलता जितना भी सरल हो सके उस सरलता से हम आपको पढ़ाना है और चीजें सिखानी है, ठीक है। अब अगले एक एक्ट की बात करते हैं, और ये इस एक्ट ये थोड़ा सा एक्ट मजेदार हो जाता है, क्योंकि इस पे हम थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे, ठीक है।
अब इसमें क्या हुआ, चार्टर एक्ट 1813 में क्या हुआ, चार्टर एक्ट 1813 में यह हुआ कि इस बार कंपनी ने भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का वादा कर लिया कि अब हम जो है भारतीयों की शिक्षा पे 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करेंगे। और ये 1 लाख रुपए प्रति वर्ष जो खर्च ये कर रहे थे, उसकी एक वजह भी थी। जब हम एजुकेशन पॉलिसीज पढ़ते हैं, अभी मैं शायद इस वीडियो या 1-2-4 वीडियो के बाद मैं अपनी एक वीडियो डालूंगा एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड, तो उसमें डिटेल में बताया गया है। तो यहाँ पे जो कंपनी भारतीयों की शिक्षा पे 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च कर रही है, वो इसलिए कर रही है क्योंकि यहाँ पे कंपनी कह रही है कि हम भारतीयों को यूरोपियन थॉट सिखाएंगे, हम भारतीयों को यूरोपियन बनाने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि ये जो भारतीयों को हम यहाँ पे एक सर्वेंट क्लास चाहिए, यूरोपियंस को, ब्रिटिशर्स को एक सर्वेंट क्लास चाहिए जो उनको भारतीयों से मिलेगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर हमें लंबे समय तक के लिए भारत में रुकना है तो हमारे लिए जो सेवा करेंगे वो ब्रिटिशर्स ना होकर हमें भारत से ही मिले। और उन लोगों को पढ़ाना लिखाना जरूरी था, और इन्होंने कह दिया कि अब हम ये जो 1 लाख रुपए खर्च करेंगे इंग्लिश शिक्षा पे करेंगे, क्योंकि इन्हें तो क्या करना था, इन्होंने भारतीयों को यूरोपियन कल्चर सिखाना था, यूरोपियन कल्चर सिखाना था, यूरोपियन आर्ट सिखानी थी और इनको यूरोपियन में तब्दील करना था। उसके बाद होता क्या है, कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, पर चीन के साथ चाय के व्यापार पर उसका अधिकार बना रहा। ठीक है, ये पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये है। और इस पे एक सवाल हमेशा आता है कि कंपनी ने भारतीयों की शिक्षा पे 1 लाख रुपए किस एक्ट के तहत पारित किए, प्रतिवर्ष खर्च करने का वादा किया। इसका एक क्वेश्चन बन जाता है और इसका बहुत सिंपल सा जवाब है इस समय जो आपको पता चल गया है, चार्टर एक्ट 1813। दूसरा क्वेश्चन इसमें से ये बनता है कि चार्टर एक्ट 1813 में क्या हुआ। वहां पे आपको 4 पॉइंट दे दिए जाएंगे और उन 4 पॉइंट में से एक पॉइंट हो सकता है ये हो, एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो और मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें क्या हुआ, 1813 के एक्ट में ईसाई मिशनरीज को भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता मिल गई। अब हुआ क्या, देखिए, ईसाई मिशनरीज 1813 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रसार करने की अनुमति दी गई। अब जितने भी ईसाई मिशनरीज भारत में काम आई वो चार्टर 1813 के चार्टर एक्ट के बाद आई, और उन्हें अब कह दिया गया है कि भाई साहब अब आप अपने धर्म का यहाँ पे आके प्रचार प्रसार कर सकते हो। और प्रचार प्रसार से मतलब है कन्वर्जन से। आपने देखा होगा क्योंकि भारतीयों में, इंडिया में जो क्रिश्चियनिटी आई वो पहले से नहीं थी, और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद बहुत लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए, और वो लोग कन्वर्ट हुए किसी लालच की वजह से हुए, किसी थॉट की वजह से हुए, और हो सकता है बहुत से सारे लोग अपनी भूख की वजह से भी कन्वर्ट हुए। तो ईसाई मिशनरीज को भारत में जो आने की इजाजत मिली वो चार्टर एक्ट 1813 से मिली। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहां तक आपसे अब कोई भी क्वेश्चन बचेगा। इसके लिए एक बार और आगे जाते, देखिए अब आ जाता है चार्टर एक्ट 1833। और जब हम चार्टर एक्ट 1833 की बात करते हैं तो चीजें थोड़ी और बढ़ने लग जाती है और चीजें और इंटरेस्टिंग होने लग जाती है। ठीक है, अब पिछली स्लाइड में क्या था, जब 1773 का हो रहा था, 1773 में क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर पीछे की स्लाइड फिर से दिखा देता हूं, यहां पे बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके बाद हुआ क्या, फिर इसके बाद यहां पे गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दे दी गई 1786 में और 1773 में। और अब जो एक्ट आया 1833 में, इसमें वो कह रहे हैं कि बंगाल का गवर्नर जो है अब इसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा और भारतीयों के साथ धर्म, स्थान, वंश और वर्ष के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। यह भारतीयों के लिए खुशी की बात भी थी। और एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है, जब ब्रिटिशर्स भारत में आए, जो छुआछूत भारतीयों में था
निचली जाति के लिए, ऊपर जातियों के लिए, या जो भी हम लोगों ने सिस्टम अपनाया था, अंग्रेज उसमें विश्वास नहीं करते थे। और अंग्रेजों ने कभी भी भारत में छुआछूत को प्रोत्साहन नहीं दिया और उसको कभी बढ़ावा नहीं दिया। इसलिए अंग्रेज यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई साहब, भारतीय धर्म, जन्म स्थान और वर्ष के आधार पर सरकारी सेवा के अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। सेकंड पॉइंट इसका, देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त, भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। यहाँ पे कंपनी के जो भी व्यावसायिक कार्य थे वो समाप्त कर दिए गए, और कंपनी के व्यावसायिक कार्य समाप्त होने के बाद सिर्फ अब कंपनी को करने थे राजनीतिक कार्य, क्योंकि अब देश में कंपनी करेगी राजनीति, और जब देश में कंपनी राजनीति करेगी तो राजनीति में और इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट आएगा तो बहुत सारी घटनाएं होंगी। आगे की क्लासों में उन सब घटनाओं को हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। और ये क्वेश्चन आपसे बार बार बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, सब इंस्पेक्टर में और कांस्टेबल में, कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अब क्योंकि अभी तक जो हमारा गवर्नर जनरल था 1773 में वो बंगाल का था, और 1833 में वो संपूर्ण भारत का हो गया, और 1786 में क्या किया गया था, 1786 में गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति दी गई थी, और 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। और ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इस एक्ट के तहत 100% गवर्नर जनरल को पूरा भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। अब देखिए, 1773 में आपका गवर्नर जनरल बनता है, 1786 में गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दे दी जाती है, और 1833 में क्या हो रहा है, गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। अब उसकी ताकत का विस्तार कर दिया गया है, और साथ में गवर्नर जनरल को ताकत दे दी गई है कि वो संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकता है, ठीक है। क्योंकि संपूर्ण भारत बंगाल में नहीं था, और इसलिए इनको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, क्योंकि आप एक हाथ से पूरे भारत पर राज कर सकते हो, आप एक सीट से पूरे भारत पर राज कर सकते हो, और इसीलिए शायद ये गवर्नर जनरल का पोस्ट बना दी गई, ठीक है। और मैकाले इनके कानूनी सदस्य के रूप में शामिल हो गए, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता 1833 में कुछ बचा होगा आप लोगों के लिए, सब शायद आपको पता चली गया। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट 1853 की। चार्टर एक्ट 1853 में क्या हुआ, चार्टर एक्ट 1853 में यह हुआ, विधायी शक्तियों को कार्यचालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। दूसरा, विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की भी स्थापना कर दी गई। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, ये पूछा जाता है, और ये कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में नहीं, ये पीसीएस में भी पूछा जाता है। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। अगर सिविल सेवा की स्टार्टिंग और प्रतियोगिता का शुभारंभ पे कोई क्वेश्चन आता है, वो चाहे कांस्टेबल के एग्जाम में आए, वो चाहे एसआई के एग्जाम में आए, वो चाहे आरओ के एग्जाम में आए, चाहे यूपीपीसीएस के एग्जाम में आए, या और भी एग्जाम में आए, तो सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु जो खुली प्रतियोगिता का जो शुभारंभ किया गया वो 1853 में किया गया था। और हम इसी में आपको ये सब चीजें क्वेश्चन के फॉर्म में इसलिए पढ़ाता जा रहा हूं, जिससे आप ये चीजें हाथों हाथ आपकी तैयार होती जाएंगी, और आपको पता रहेगा कि क्वेश्चन किस तरह का पूछा जा सकता है। आगे आते हैं, आगे हम आए ब्रिटिश राज के शासनाधीन पारित अधिनियम। क्योंकि जब हम अभी क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे, शायद इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं क्रोनोलॉजी की वीडियो बनाऊंगा, उस क्रोनोलॉजी में क्या होगा आपको पता चलेगा। उसको हम 1857 से 1947 तक बनाने वाले हैं, और 1857 से 1947 तक देश में जो घटनाएं हुई है, तिथि वाइज, डेट वाइज, सन वाइज, मैं उनको डिक्टेट करता चलूंगा, तो आपको उस समय और बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये क्लास पहले इसलिए कराई गई है क्योंकि यहां से आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, और ये कहीं ना कहीं जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ देते हैं, और एग्जाम से 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन पहले हम इसको पढ़ते हैं, जिससे क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ब्रिटिश राज के शासनाधीन पारित अधिनियम।
ब्रिटिश राज के अंडर कब आ रहा है भारत? अगर इसको थोड़ा आप कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट इस तरह से होगा, क्योंकि 1857 में हमारे देश में क्रांति हो जाती है, रिवोल्ट हो जाता है, और जब 1857 में देश में रिवोल्ट हो जाता है तो ब्रिटिश राज आता है। और ब्रिटिश राज के अब जितने भी 1858 से जितने भी अधिनियम बने हैं, जितने भी एक्ट बने हैं, वो सब ब्रिटिश राज के अंडर बने हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है 1858 से 1947 तक जितने भी एक्ट है वो सब ब्रिटिश राज के अधीन बनाए गए। तो अब इसको पढ़ते। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश राज के अधीन कर दिया गया। पहला क्वेश्चन तो आपका इसकी हेडिंग से ही बन जाता है कि भारत शासन अधिनियम जो ब्रिटिश राज के अधीन किस वर्ष किया गया, किस वर्ष किया गया? तो ये आपको याद रखना, यहां से दो क्वेश्चन है, एक 1857 की क्रांति और दूसरा आपका अधिनियम 1858 से। अब गवर्नर जनरल अब भारत का वाइसरॉय बन गया, और इसको डेट वाइज याद रखें, 1773, 74, फिर 33 और अब 58। ठीक है, 58 में अब क्या हो रहा है, गवर्नर जनरल अब भारत का वाइसरॉय बना दिया गया। और अब भारत का प्रथम वाइसरॉय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वाइसरॉय है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसमें यहाँ पे हम लोग 3 क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन। फर्स्ट क्या है इसमें? फर्स्ट हो गया भारत का गवर्नर जनरल, सॉरी भारत का प्रथम वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। दूसरा, गवर्नर जनरल के पद को वाइसरॉय कब बनाया गया? 1858 में। तीसरा, किस वर्ष से भारत के अधिनियम ब्रिटिश राज के अंडर आए? 1858 से। तो हमारे यहाँ पे हो गए ना 3 क्वेश्चन, और इसी प्रकार के तो क्वेश्चन आते हैं और इन्हीं सब में से आते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या हो रहा है? इंडियन काउंसिल एक्ट है, नाम में विचलना नहीं है, याद रखना है। मैंने क्या बताया, 1858 से 1947 तक जितने भी अधिनियम हुए हैं, एक्ट आए, वो ब्रिटिश राज के अंडर आए, क्योंकि भारत में अभी भी अंग्रेजों का राज है। क्योंकि अभी तो हम सिर्फ 1861 पे आए, तो 1947 तक अंग्रेज रहेंगे ना। तो 1861 काउंसिल एक्ट की हम बात कर लेते हैं। अब क्या हो रहा है, भारत शासन कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत, और 1773 से अब तक ये शुरुआत नहीं हुई थी। इस बार यहाँ पे पहली बार शुरुआत हो रही है। अब ये कह रहे हैं कि अब हम जो भारत के लिए जो कानून बनेंगे उसमें हम भारतीयों को भी जोड़ लेंगे, जिससे कि यहाँ के लोग नाराज ना हो। भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। यहाँ से मद्रास तथा बंबई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां, इन मद्रास तथा बंबई की जो प्रेसिडेंसी थी, इन लोगों को दोबारा से विधायी शक्तियां दे दी गई, और यहाँ पे विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, वायसराय को आपातकाल, जब भी देश में हमारे आपातकाल होता है, आज भी हमारे देश में आपातकाल होता है, तो उस समय भी हमारे देश में आपातकाल होता था, और इस समय वायसराय की शक्तियां बढ़ा दी गई, और बढ़ाने के बाद उसको क्या कह दिया गया कि आपातकाल पे जो भी अध्यादेश जारी होगा वो अध्यादेश वायसराय करेगा। क्योंकि हमारे देश में अभी भी जो अध्यादेश जारी करता है वो कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, उसकी प्रक्रिया लंबी है। प्रक्रिया में आपको किसी दिन किसी अपनी एक क्लास में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। जब राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आपातकाल को पढ़ेंगे, तो तब मैं आपको डिटेल में और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, और इसका जो समय रहेगी ना आपातकाल की, अधिकतर 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब इस चीज को पढ़ रहे हो ना, इस चीज को जब पढ़ रहे हो, उस समय आप जो इंडिया में आपातकाल लगता है, और इंडिया में आपातकाल लगने के लिए बाद वो कितने दिन तक रहता है, कितने महीने तक रहता है, उससे कनेक्ट कर रहे होंगे। क्योंकि कनेक्ट करोगे तो आसानी से चीजें समझ में आएंगी। इससे आगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, सॉरी मैं इसको एक बार साफ कर देता हूं, यह है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की हम बात कर रहे हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में क्या होता है? इसमें होता है केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। ये गैर सरकारी सदस्य कौन थे?
ये वो भारतीय थे जो सरकार में नहीं थे, या वो अंग्रेज थे जो सरकार में नहीं आते थे उस समय, ठीक है, उनकी संख्या बढ़ा दी गई। दूसरा, केंद्रीय विधान परिषद के भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार, प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया, ठीक है। अब 1892 में क्या इंपोर्टेंट हो रहा है? 1892 में इंपोर्टेंट हो रहा है केंद्रीय विधान परिषद के भारतीयों को, जो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में थे, इसके सदस्य थे, उनको बजट पर बहस करने का और अधिकार और प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। ये भी देश में पहली बार हो रहा था। तो 1892 में कुछ इन बातों के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है, और क्वेश्चन जो बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, और आपको जो पढ़ना है वो इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, ठीक है। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया जाता है, और यहाँ पे निर्वाचन पद्धति का आरंभ हो जाता है। और 1892 में इसलिए भी इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 1892 से पहले हमारे देश में एक और घटना हुई थी। क्या हुई थी बताइए? हमारे देश में सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी, और 1892 का यह इसलिए भी इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 1892 का एक्ट आया और उससे पहले कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जो सबसे इंपोर्टेंट एक्ट है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको मार्लियामेंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि मार्लियामेंटो रिफॉर्म क्या, कौन सा एक्ट है? 1909 वाला। मार्लियामेंटो रिफॉर्म किस वर्ष हुआ? 1909 में हुआ, ठीक है। अब यहां पे हम बात करते हैं, अब यहां पे हम बात करते हैं, तो ये एक्ट क्या कह रहा है? ये एक्ट कह रहा है कि भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व। अब भारतीयों का जो इन्होंने क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को बढ़ा दिया है। और बढ़ा क्यों दिया है? अगर आप अब हिस्ट्री को थोड़ा और कनेक्ट करोगे तो उसमें क्या हो रहा है? 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है, और 1906 में मुस्लिम लीग सरकार अस्तित्व में आ जाती है। और इस समय हुआ क्या? इस समय हुआ ये, जब 1909 में मार्लियामेंटो रिफॉर्म आया। और अभी आप देखना, इसमें एक चीज और इंपोर्टेंट होगी। मुस्लिम लीग में आपको ऐसे याद नहीं दिला, मुस्लिम लीग इसलिए याद दिलाया गया क्योंकि अभी मैं इसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। भारतीयों को 1909 के एक्ट में क्या हो रहा है? भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व दे दिया गया। अब भारतीय विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में काम करेंगे। भारतीयों को पहली बार वायसरॉय की कार्यकारी परिषद में भी स्थान दे दिया गया। और एक क्वेश्चन और है, और वो पहला व्यक्ति कौन था जिसको कार्यकारी परिषद में स्थान दिया गया था? वो थे सत्येंद्रनाथ सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और ये सत्येंद्र सिन्हा पर क्वेश्चन आता है। आप अगर अपने बैक पेपर उठा के देखोगे, वो चाहे आपका सब इंस्पेक्टर का हो, कांस्टेबल का हो या आरओ का हो, सत्येंद्र सिन्हा पे क्वेश्चन जरूर आया है, ठीक है। भारत को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व दिया गया, और भारत को पहली बार वायसरॉय की कार्यकारी परिषद में स्थान दिया गया। और वो पहले भारतीय कौन थे जिनको वायसरॉय की कार्यकारी परिषद में स्थान दिया गया? वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। अब इससे आगे आते हैं, केंद्रीय विधायी ने शक्तियों को बढ़ाया, सदस्यों को बजट पर बहस, विषयों की विवेचना, प्रस्ताव लाने का, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। भारतीयों को कुछ और अधिकार इसमें दे दिए गए। फोर्थ पॉइंट, जो मैंने आपको मुस्लिम लीग की बात कही थी, हुआ क्या था? जब हम बंगाल के पार्टीशन की बात करेंगे उसमें मैं आपको और डिटेल से बताऊंगा। बंगाल का पार्टीशन हुआ, बांट दिया गया। 1906 में मुस्लिम लीग बन गए। मुस्लिम लीग बनाई ही इसलिए थी क्योंकि जब बंगाल का पार्टीशन किया गया था वो हिंदू और मुस्लिम के आधार पर किया गया था। एक तरफ हिंदू बहुसंख्यक थे, एक तरफ मुस्लिम बहुसंख्यक थे। और मुस्लिम बहुसंख्यक होने के बाद जो मुस्लिम का जो रीजन था ईस्ट वाला, जिसकी राजधानी ढाका थी, वहां पे मुस्लिम लीग को प्रोत्साहन दिया गया। और मुस्लिम लीग बनाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? उस समय लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन ने उन मुस्लिमों को थोड़ा भड़काया। भड़काने के बाद उन्होंने उनसे कहा कि कांग्रेस तो हिंदुओं का अधिकार रखेगी, कांग्रेस जो रक्षा करेगी वो हिंदुओं के अधिकार की रक्षा करेगी, मुस्लिमों के अधिकार की नहीं करेगी।
और मुस्लिमों के अधिकार की रक्षा अगर कांग्रेस नहीं करेगी तो फिर मुस्लिमों को अपने लिए एक अलग से लीग या पार्टी बनानी चाहिए, और तब जाके मुस्लिम लीग बनाया गया। और पृथक निर्वाचन भी यहाँ पे मुस्लिमों को इसी आधार पर दिया गया कि मुस्लिम लीग बन गई थी और अंग्रेजों की जो राजनीति थी वो बांटो और राज करो की राजनीति थी, इसलिए यहाँ पे मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन आयोग का अधिकार दे दिया गया सांप्रदायिक आधार पर। ठीक है, यहां तक मुझे नहीं लगता कुछ आपसे छूटा होगा। अब आगे बढ़ाते हैं, ये देखिए अब आ जाते हैं 1919 में। ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। जब 1919 की हम लोग बात करते हैं तो 1919 में क्या होता है, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है ये, और इसमें भी क्वेश्चन सीधा बनता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कौन सा अधिनियम है, 1919 वाला अधिनियम है। ठीक है, अब हम यहां बात करते हैं कि फर्स्ट टाइम प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। ये 1919 की बात कर रहे हैं, और 1919 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। दूसरा पॉइंट, सामुदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली विस्तारित। अब अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अंग्रेज कर रहे हैं कि अब हम भारत को बांटेंगे और राज करेंगे, क्योंकि और उनकी शुरुआत उन्होंने 1909 में कर दी थी। 1909 में किस तरह से की थी, 1909 में अंग्रेजों ने क्या किया कि 1906 में जब मुस्लिम लीग बन गई और 1909 में इन्होंने अंग्रेजों को सांप्रदायिक आधार पे अलग से निर्वाचन का अधिकार दे दिया। और यहां पे भी इन्होंने इसको बढ़ाते हुए क्या किया, इन्होंने प्रणाली का विस्तार किया, और विस्तार करने के बाद सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियन के लिए भी इसको लागू कर दिया। और यहाँ पे अब सामुदायिक सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली थी उसमें इन्होंने सिखों को भी ले आए। अब 3 तरह के हमारे यहाँ पे निर्वाचन हो गए जो मेन थे, हिंदू, मुस्लिम और सिख, और ईसाई भारत में थोड़े थे, एंग्लो इंडियंस भी थोड़े थे, पर वो भी इन्होंने लागू कर दिया। अब उसके बाद होता क्या है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किस एक्ट के तहत आई, वो आई 1919 के एक्ट के तहत। फिर सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। ये क्वेश्चन भी हमेशा बहुत एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पूछ लिया जाएगा आपसे कि भारत में सबसे पहले केंद्र और प्रांतों के विषयों को कब बांटा गया, 1919 के एक्ट के आधार पर बांटा गया। और अब आगे क्या हो रहा है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली शुरू कर दी गई है। इसका भी क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है। इससे आगे आओ, इससे आगे की बात करते हैं, प्रांत विषयों को आरक्षित तथा हस्तांतरित भागों में बांट दिया गया, और पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। यहां पे प्रयोग किया जा रहा है उत्तरदायी शासन का, और ये कब प्रयोग किया जा रहा है, यह प्रयोग किया जा रहा है 1919 में। और यहाँ पे जो मैंने अभी बताया, प्रांत में द्वैध शासन की भी प्रणाली शुरू हो गई थी। ठीक है, अब 1919 में जब हमने यहाँ पे इलेक्शन की बात कर ली, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली यहाँ पे अपनाई गई 1919 में। और जब ये चुनाव हुए उस समय अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने कहा कि अब जो सरकारें बनेंगी, जो अस्तित्व में आएंगी, उनको 10 साल के बाद एक आयोग आएगा देखने के लिए, और वो आयोग आएगा कि आपके यहाँ की सरकारें काम कर भी रही है, नहीं कर रही है, शिक्षा पे आप कुछ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, बेरोजगारी पे आप कुछ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, बहुत सारे मुद्दों की उन्होंने उसमें बात करते हैं। और यहाँ पे 10 वर्ष बाद एक आयोग आना था। पर भारत में यह आयोग कब आया, भारत में यह आयोग 1927 में, वहां से साइमन कमीशन जो था वो यही आयोग था। साइमन कमीशन जो था वो यही आयोग था जो 1919 के चुनाव की गणना करने आया था, देखने आया था कि क्या यहाँ पे सब कुछ सही था। और साइमन कमीशन का भारत में पुनर्जोर विरोध हुआ। और जब साइमन कमीशन 2 साल पहले आया भारत में, और वो 2 साल पहले इसलिए आया था क्योंकि
इंग्लैंड में भी इलेक्शन थे और इलेक्शन से पहले वो 2 साल पहले इसलिए भारत में आया था, जिसकी वजह से, जिस साइमन कमीशन के विरोध की वजह से हमने अपने एक वीर सपूत लाला लाजपत राय जी को खो दिया था। उसके बाद फिर और बहुत सारी घटनाएं भी, पर इन सब घटनाओं पे हम चर्चा करेंगे जब हमारी क्लास होगी मॉडर्न इंडिया की, हम आगे बात करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तब हम इस पर थोड़ा खुलकर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट आ जाता है, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती है, ये भी इन्होंने यहाँ पे कह दिया। तो 1919 का अगर हम एक्ट देखते हैं तो यहाँ पे हमारे कितने सारे क्वेश्चन निकलते हैं। अगर हम इसको एक बार दोबारा से देखते हैं, क्योंकि दोबारा देखेंगे नहीं तो क्वेश्चन होगा नहीं, और क्वेश्चन कराना जरूरी है, क्योंकि हमने कहा है आपको हमारे जितने भी स्टूडेंट होंगे उन सबका सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि हम आपको उतना ही पढ़ाएंगे जितने की आपको जरूरत है। हमें बनाना है आपको घोड़े, क्योंकि हमें गधों में विश्वास नहीं है। ठीक है, अब हम इसको दोबारा देखते हैं। तो फर्स्ट टाइम, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली यहाँ पे अपनाई जा रही है। सेकंड पॉइंट, सामुदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर दिया गया। 1919 में सब हो रहे। 1909 में क्या हुआ था, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन दिया गया था। 1919 में आके अंग्रेजों ने अपना राज करो और बांटो को और बढ़ाया, और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे उन्होंने सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियों को पर के लिए भी सामुदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली विस्तारित कर दी। ठीक है, अब भारत में कितने में हो गए, भारत में मुस्लिमों के निर्वाचन प्रणाली कब हुई, 1909 में, सिखों के लिए हुई 1919 में। सवाल पूछा जाता है, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, किसी का भी नाम लेके सवाल पूछा जा सकता है। इन सबको दिया जा रहा है 1919 में, मुस्लिम को दिया जा रहा है 1909 में। और यहाँ पे एक सवाल, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की कब किया गया, 1919 में। सभी विषयों को केंद्र प्रांतों में बांटा गया, कब बांटा गया, 1919 में। और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई, कब, 1919 में। और प्रांत विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित भागों में कब बांटा गया, ये भी 1919 में। और पहली बार उत्तरदायी शासन का जिक्र कब आया, वो भी 1919 में आया। ठीक है, अब यहाँ पे एक आयोग का गठन हुआ जो 10 वर्ष बाद हमारे चुनाव की समीक्षा करने आने वाले थे, और 1919 में जो इनका आने का समय था वो 1929 था, और वो 2 साल पहले 1927-28 में भारत में आए। और भारत में आने के बाद वही कमीशन था, साइमन कमीशन, जिसका पूरे भारत में पुरजोर से विरोध किया। ठीक है, अब इससे आगे बात करते, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, मुझे नहीं लगता 1919 में कोई भी सवाल आपके पेपर में आएगा और आप उसको गलत करके आओगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ रहे, जो इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी यहीं से आता है। और ये जो आपके पॉइंट्स भी दिए गए इन सब में, वो आपके क्वेश्चन के आधार पे दिए गए, क्योंकि आपको एक एक्ट 4 पेज का पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 पेज का पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन बनते और बनते आए हैं। आगे बात कर लेते हैं, इंडियन एक्ट 1935। अब इससे क्या हो रहा है, इससे हो रहा है जो हमारे यहाँ आरबीआई की व्यवस्था की गई, आरबीआई की जो स्थापना हुई है वो भारतीय एक्ट, इंडियन एक्ट 1935 के आधार पर की गई है। फिर जो इंडियन एक्ट 1935 है, इसके आधार पर भारत में संविधान भी बनाया जाता है। ठीक है, और इसके आधार पर और बहुत सारी चीजें हो रही है। यहां पे क्या हुआ, 1935 में संघात्मक सरकार की स्थापना, संघात्मक सरकार की यहां स्थापना हुई। ठीक है, और द्वैध शासन कब स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट हो रहा है ये 1919 में, और एंड कब हो रहा है, द्वैध शासन की समाप्ति यहां हो रही है इसकी 1935 में। कब हो रही है, 1935 में। अगर थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो यहाँ पे भी आपके 2 एक्ट पूरे हो रहे,
पहला एक्ट प्रांतों में द्वैध शासन कब स्टार्ट हुआ? 1919 में। और प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कब हो रहा है? तो 1935 में। अब प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हुआ है तो इसका मतलब आगे की बात होने वाली है। तो इससे नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? केंद्र में द्वैध शासन सरकार प्रणाली लागू कर दी गई। अब उन्होंने क्या किया 1935 में? 1919 का जो एक्ट था उसको चेंज करते हुए प्रांतों में द्वैध शासन वहां लागू किया गया था, यहाँ पे हटा दिया गया। ठीक है, वहां प्रांतों में द्वैध शासन था, इन्होंने क्या किया? इन्होंने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी और आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना जो हुई थी वो 1935 एक्ट के आधार पे ही 1934 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर दिया गया, फिर से विस्तार हो गया। और इस बार जब विस्तार होता है, इस बार जब विस्तार हुआ, अब इस बार इन्होंने दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को जोड़ा गया। इस बार इन्होंने दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को जोड़ लिया गया। पर इससे पहले भारत में एक घटना हो जाती है। भारत में क्या घटना होती है? जब हमारे भारत जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के 3 राउंड हो रहे और तीनों राउंड में अंबेडकर जी जाते हैं और अंबेडकर जी की एक ही मांग होती है कि दलितों को जातीय आधार पे, जैसे मुस्लिमों, सिखों को, ईसाइयों को इनको दिया, आप इनको भी दीजिए निर्वाचन का अधिकार। तो उस समय एक पैक्ट होता है गांधी और अंबेडकर का, और गांधी और अंबेडकर जब पैक्ट होता है तो गांधी अंबेडकर को समझाते हैं कि वैसे ही पूरा भारत तोड़ दिया गया है जातीय आधार पे, तो अब हम लोग हिंदू है तो कम से कम हिंदू तो एक रहे। तो वो कहते हैं कि दलितों के लिए आप अलग से मत मांगिए, दलितों को जो सीट्स है उन सीट्स को हम और बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो पर यहां पे इन्होंने फिर भी अपनी चाल चली, और चाल चलने पे इन्होंने क्या किया? इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को बढ़ा दिया, और बढ़ाने पे इसमें कुछ जातियां और ऐड कर दी, जैसे दलित जातियों को जोड़ दिया, महिलाओं को जोड़ दिया और श्रमिकों को जोड़ा गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद ही 1937 संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई बर्मा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा एक करेक्शन है, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई और बर्मा ब्रिटिश भारत से अलग 2 नए प्रांत, बर्मा ब्रिटिश भारत से अलग हो गया, से अलग, और 2 नए प्रांत, सॉरी मैं इसको एक बार इरेज करके दोबारा से अच्छे से समझते हैं इसको। ठीक है, हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है? दलित जातियों, महिलाओं और उन सबके लिए निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर दिया गया। यहां पे क्या हुआ? यहां पे हुआ 1937 के संघीय न्यायालय की स्थापना किसकी वजह से हुई? भारतीय एक्ट 1935 बर्मा ब्रिटिश भारत से अलग हो गया, किसकी वजह से हुआ? इंडियन एक्ट 1935। दूसरा, 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ, निर्माण द्विसदनात्मक व्यवस्था हुई, किसकी वजह से? एक्ट 1935 की वजह से। और यहां पे भी अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, एक बार हम क्वेश्चंस को भी देखेंगे, यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। तो देखिए, संघात्मक सरकार की स्थापना यहाँ पे हो रही है, प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन कब आ रहा है? 1919 में आ रहा है, और समाप्त कब हो रहा है? 1935 में हो रहा है। ठीक है, इसके बाद जब यहाँ पे द्वैध शासन प्रांतों में आया और यहाँ समाप्त हुआ, तो अब ये क्या की बात कर रहे? अब ये आगे की बात कर रहे, और आगे की बात करते हुए कह रहे कि अब केंद्र में द्वैध शासन होगा। इन्होंने 1935 में केंद्र में द्वैध शासन लाया गया, और आरबीआई की जो स्थापना हुई भारत में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 एक्ट के थ्रू ही हुई है। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर दिया गया, जिसमें दलित जाति, महिला और श्रमिकों को जोड़ दिया गया। और फिर 1937 संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, बर्मा ब्रिटिश भारत से अलग हुआ, 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ, और द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे तक आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी। अब इससे आगे एक आखिरी एक्ट जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हुआ, ये भी ब्रिटिश राज के नीचे ही हुआ। यहां पे क्या किया गया? भारत स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। जैसे कि आप पढ़ पा रहे होंगे, भारत स्वतंत्र संप्रभु
राष्ट्र घोषित किया गया और वायसराय पद को समाप्त किया गया और दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। ठीक है, वायसराय पद का समाप्त यहां पे कर दिया गया और डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। और यहां पे कहते हैं कि ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। और इस एक्ट के बाद, ये फाइनल एक्ट था, और इस एक्ट के बाद भारत को आजादी मिल गई और हमने 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ। और ये काफी संघर्ष, बहुत सारे संघर्ष हमारे जो भारतीय वीर थे उन्होंने किए, जो हमारे गणमान्य लोग थे उन्होंने किए। उनके संघर्षों की कहानी भी हम कुछ वीडियो आएंगे और उन विभिन्न वीडियो में हम विभिन्न महानायकों की कहानियों को हम लोग पढ़ेंगे और उनकी कहानियों को ही हम पढ़ते और चीजों को रिलेट करते हुए, क्योंकि देखिए चीजों को मिला के पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ पाएंगे। एक सन में एक घटना नहीं हो रही है, एक सन में 4-5 घटनाएं हो रही है। अगर हम उस सन के हिसाब से घटनाओं को याद कर लेंगे तो हमें क्वेश्चन में पेपर कोई भी होगा, पेपर आप कोई भी दे, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। और क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो उसके आंसर हमें देने होंगे। और देने क्यों होंगे? क्योंकि हम आपको यहाँ पे एक भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं देंगे, क्योंकि हमने आप सबसे वादा किया है हर घर में होगी वर्दी और नहीं छूटेगा एक भी विद्यार्थी कहीं भी पीछे। तो दोस्तों हम सबसे जुड़े रहिए और चैनल को भर के शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे हमें आगे की वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलता रहे और हम आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेके आते रहे। जय हिंद दोस्तों।